भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा के क्रम में इस व्याख्यान भू राजस्व बंदोबस्त भाग 2 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की हम चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपका डिजिटल कक्ष में स्वागत है। स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा को अन्य अनेक नामों से जाना जाता है। भूधृत की इस पद्धति को जागीरदारी, बीसवेदारी, इस्तमरारी, मालगुजारी इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस नवीन पद्धति को अपनाया गया। कॉर्नवालिस को इस कार्य में बंगाल सरकार के एक उच्चाधिकारी जेम्स ग्रांट तथा कलकत्ता काउंसिल के एक सदस्य सर जॉन शोर से अत्यधिक सहायता मिली। कॉर्नवालिस यह सोचता था कि इस नवीन व्यवस्था को स्थायी करना ही सर्वाधिक सुगम तथा लाभप्रद रहेगा, किंतु उसके दोनों सहयोगी इस विचार से सहमत नहीं थे। सर जॉन शोर के विचार में जमींदार ही भूमि के स्वामी थे तथा वे सरकार को लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। इसके विपरीत जेम्स ग्रांट भूमि पर सरकार का स्वामित्व मानता था और इसे जमींदार, कृषक अथवा किसी भी व्यक्ति के साथ भूमि की लगान संबंधी शर्तों को तय करने का अधिकारी समझता था। लेकिन इंग्लैंड में कंपनी के उच्चाधिकारियों ने सर जॉन शोर के ही विचारों को मानकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को आदेश दे दिया कि वह जमींदारों के साथ लगान संबंधी प्रबंध शुरू करने के 10 वर्ष के लिए कर दे और बाद में व्यवस्था स्थायी कर दी जाए। अतः 10 फरवरी 1970 को 10 वर्षीय प्रबंध लागू करने की घोषणा कर दी गई और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के संचालकों की स्वीकृति मिल जाने पर इस प्रबंध को स्थायी कर दिया जाएगा। सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस को कंपनी संचालकों की स्वीकृति मिल गई और इस प्रकार 22 मार्च को स्थायी प्रबंध लागू करने की घोषणा कर दी गई। इस स्थायी बंदोबस्त के उद्भव एवं विकास में रणजीत गुहा ने अपनी पुस्तक ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि इस स्थायी बंदोबस्त का विचार निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर जोर देने वाली इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्यवादी विचारधारा एवं फ्रांस की फिजियोक्रेटिक अथवा प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा के संयुक्त रूप में ढूंढा जा सकता है। गुहा का मत है कि फ्रांस की फिजियोक्रेटिक विचारधारा के अनुसार फिलिप फ्रांसिस ने सन 1776 ईस्वी में एक स्थायी बंदोबस्त की योजना को प्रस्तुत किया था, जिसमें इंग्लैंड के स्थायी भूस्वामी वर्ग के अनुभव भी शामिल थे। यद्यपि फ्रांसिस से पूर्व दीर्घकालीन भूमि बंदोबस्त की विचारधारा को थॉमस लॉ, अलेक्जेंडर डोब तथा हेनरी पाटुल्लो जैसे लोग प्रस्तुत कर चुके थे। दूसरी ओर रणजीत गुहा, एरिक स्टोक्स इत्यादि इतिहासकारों के मतों का विरोध करते हुए नीलाद्रि भट्टाचार्य जैसे अध्येताओं ने यह बताया कि स्थायी बंदोबस्त या उसके बाद के लगान समझौते केवल यूरोप की फिजियोक्रेटिक या वाणिज्यवादी विचारधारा से नहीं जन्मे थे, अपितु कुछ समय लगाकर ग्रामीण समाज के विविध वर्गों द्वारा अपने अधिकार एवं हित जताकर परिवर्तित किए गए थे। जबकि एन.के. सिन्हा का मत है कि स्थायी बंदोबस्त मात्र अधिकतम राजस्व की प्राप्ति के सिद्धांत से प्रेरित था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान की दर जिम्मेदारों व उनके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता था। जब तक जिम्मेदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया। उन्हें भू राजस्व के 1/11 भाग को अपने पास रखने का अधिकार था। शेष 10/11 राजस्व कंपनी में जमा करना होता था।
सन 1793 के विनियम 14 के माध्यम से कंपनी लगान न जमा कराने वाले जमींदारों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का अधिकार रखती थी। कालांतर में सूर्यास्त कानून उन नए कानूनों को कहा गया जो 1794 में संशोधन के बाद बनाए गए थे। इनके माध्यम से पूर्व निर्धारित कानून को थोड़ा और सख्त बनाते हुए कहा गया था कि लगान जमा कराने की पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक कंपनी को मिलने वाला 10/11 भाग संपूर्ण या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया तो उस लापरवाह जमींदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को लगान अपने जमींदारों को देना पड़ता था। वह भी पट्टे द्वारा निर्धारित कर दिया गया, जिसे न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। स्थायी बंदोबस्त प्रथम दृष्टया तो केवल एक आर्थिक व्यवस्था थी, परंतु इसने एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। इसके चलते ही जमींदारों, ताल्लुकेदारों तथा आसामी काश्तकारों के एक ऐसे बड़े वर्ग का उद्भव हुआ जिसने संपूर्ण समाज को अपने प्रभुत्व में ले लिया। कॉर्नवालिस की व्यवस्था ने भूमि के स्वामित्व को समाप्त कर दिया। अब भूमि का असली स्वामी शासक या राजा हो गया, तथापि उसका प्रतिनिधि होने की हैसियत से कानूनी अधिकार जमींदार का बन गया। स्थायी बंदोबस्त के प्रचलित होने का मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के मस्तिष्क में जमींदारी व्यवस्था गहरे से घर किए हुए थी। वह स्वयं भी जमींदारी के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित था। दूसरी ओर इंग्लैंड के तत्कालीन प्रबुद्ध वर्ग का यह सिद्धांत था कि राष्ट्र के बिखरे हुए पत्तों को क्रांति की आंधी द्वारा उड़ने से बचाने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह जागीरदारों की श्रेणी है। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके समकक्ष के लोग भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुलझाने बैठे तो उनका ध्यान इस ओर गया कि किसानों को बस में रखने और सरकार के अर्थ संचय को दृढ़ करने के लिए एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग की स्थापना की जाए। इस व्यवस्था में जमींदारों को न सिर्फ राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, अपितु उन्हें भूस्वामी भी बना दिया गया। उनके स्वामित्व के अधिकारों को पैतृक तथा हस्तांतरणीय भी बना दिया गया, जिससे यह वर्ग समाज का सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग बन गया। जबकि दूसरी ओर किसानों को मात्र रैयत कह के नीचा दिखाया गया तथा उन्हें भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों से दूर कर दिया गया। जंगली जमीनों, चारागाहों, मछली पालन, सिंचाई की नहरों तथा बास भूमि जमीन के इस्तेमाल और लगान वृद्धि से सुरक्षा उनके उन अधिकारों में से थे जिन्हें नई व्यवस्था में बलि चढ़ा दिया गया। दरअसल बिहार बंगाल के किसानों को पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। शायद ऐसा इसलिए किया गया कि जमींदार कंपनी की भू राजस्व संबंधी काफ़ी ऊंची मांग को पूरा कर सकें। एक अन्य रोचक तथ्य यह भी रहा कि अगर जमींदार से प्राप्त लगान की रकम कृषि के प्रसार या सुधार अथवा किसानों से अधिक रकम वसूलने या अच्छी फसल होने जैसे किसी अन्य कारण से बढ़ जाती तो जमींदार को बढ़ी हुई रकम रखने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ कंपनी ने उससे कोई अन्य रकम मांगने का अधिकार छोड़ दिया। प्रारंभ में यह व्यवस्था बिहार बंगाल में लागू की गई, जो बाद में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों तथा वाराणसी जिले में भी लागू की गई। मध्य भारत के हिस्सों में तथा अवध में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त थोड़े परिवर्तन के साथ लागू कर दिया। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि स्वामी तो बना दिया गया, लेकिन भू राजस्व को समय समय पर पुनः निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। भूमि
धृति पद्धति के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की विवेचना काफ़ी लंबी हो सकती है, किंतु कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो इस व्याख्यान में पूरी करने के बाद अगले व्याख्यान में हम स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों की चर्चा विस्तार से करेंगे। फिलहाल हमें यह जानना चाहिए कि सन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भूप्रबंध करने का सुझाव दिया गया। 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या पर विचार के लिए रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। हालांकि बोर्ड के सदस्य जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट भी किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। तो इस तरह से यह जो व्यवस्था लागू की गई थी, इसमें लगान की दर जिम्मेदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। इस व्यवस्था में जब तक जिम्मेदार लगान एकत्रित कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार छीने नहीं जा सकते थे। इस सीमा के अंदर उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर यह तय किया कि अपनी सेवाओं के बदले जो उन्हें 1/11 यानी 11% रेवेन्यू अपने पास रखने का अधिकार था, शेष जमा कराते थे। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में बंगाल की भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया तथा उनके द्वारा दिए जाने वाला लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस बंदोबस्त में सरकार को भू राजस्व से होने वाली वार्षिक आय सुरक्षित हो गई तथा लगान वसूली पर होने वाला खर्च, सरकारी खर्च समाप्त हो गया। इस कार्य में लगे सरकारी तंत्र एवं कर्मचारियों को दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सका। इस प्रकार इस व्यवस्था ने जिम्मेदारों के हितों को सुरक्षित कर उन्हें अपनी जिम्मेदारी के विकास को प्रेरित किया। जिम्मेदारी प्रथा से छोटे छोटे जिम्मेदार भी उभरे, जो बड़े जिम्मेदारों से कुछ भाग लगान वसूलने के लिए लेते थे। परिणाम स्वरूप पटनी ताल्लुकों अर्थात आश्रित भूधृत व्यवस्था का जन्म हुआ। इस व्यवस्था में निश्चित किराए पर जमींदारी का कुछ भाग सिकम्मी रूप में दे दिया जाता था। 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजभक्त जिम्मेदारों के रूप में मिल गया। इस वर्ग ने संकट के समय कई बार सरकार को सहयोग दिया। यह भू राजस्व व्यवस्था बड़े क्षेत्र पर लागू की गई। जैसा पिछले व्याख्यान में बताया था कि इसके पास जो क्षेत्र था वो 19% क्षेत्र था। जिम्मेदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से संपर्क न होना, कंपनी की आय में कमी, सूर्यास्त कानून, जिसमें यह प्रावधान था कि निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भूकर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा जमींदारों की जागीर जब्त हो जाती थी, इस व्यवस्था के प्रमुख दोष के रूप में दिखाई पड़े। फिलहाल इस व्याख्यान में हम यहीं तक सीमित रखेंगे और अगले व्याख्यान में स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।